औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे किडनी स्टोन, रीनल फेलियर और डायलिसिस के बारे में। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को किडनी स्टोन से। किडनी स्टोन जो है एक हार्ड मटेरियल है जो किडनी के अंदर या फिर उन ट्यूब्स के अंदर फॉर्म होती हैं जो किडनी के साथ एसोसिएट है, जो किडनी के साथ कनेक्टेड है। सो किडनी स्टोन इज़ अ हार्ड मटेरियल that is either found inside the kidney or in tubes that are connected to kidney। अगर हम देखें किडनी स्टोन की जो डायमीटर है वो 2 to 3 मिलीमीटर के बराबर है। 2 to 3 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसी तरह किडनी स्टोन जो है हमारे पास दो तरह है। वो किडनी स्टोन जिसका सरफेस स्मूथ है उसे हम कहते हैं स्मूथ किडनी स्टोन। स्मूथ सरफेस रखने वाले किडनी स्टोन को हम कहते हैं स्मूथ किडनी स्टोन। इसी तरह बाज़ किडनी स्टोन ऐसे हैं जिनकी सरफेस जो है रफ है, खुरदरी है, उनको हम कहते हैं स्टेगोन किडनी स्टोन। उनका नाम है स्टेगोन किडनी स्टोन। ये था टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन के बारे में। सवाल ये उठता है कि किडनी स्टोन किससे बना है, किस चीज़ से ये मिलकर बना है। किडनी स्टोन जो है ये कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के मिक्सचर से बना होता है। ज़्यादातर जो किडनी स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट के मिक्सचर से मिलकर बना होता है। लेकिन बाज़ ऐसे किडनी स्टोन भी होते हैं जो यूरिया या फिर यूरिक एसिड की वजह से फॉर्म होते हैं, और बाज़ ऐसे किडनी स्टोन भी हैं जो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट से मिलकर बना है। तो आपने ज़हन में रखना है कि किडनी स्टोन जो है उनमें से बाज़ कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के मिक्सचर से बना होता है, बाज़ यूरिया या यूरिक एसिड से मिलकर बना होता है, और बाज़ जो है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट से बना होता है। किडनी स्टोन अगर हमारे पेल्विस, ये ज़्यादातर वक्त जो है किडनी के कौन से हिस्से में पाया जाता है, पेल्विस के अंदर पाया जाता है। मोस्टली इट इज फाउंड इन द पेल्विस ऑफ किडनी। लेकिन अगर यही किडनी स्टोन जो है यूरेटर में आ जाए या यूरिनरी ब्लैडर में इंटर हो जाए तो उसके रिजल्ट में जो है पेन जनरेट होगी, और वो पेन जो है किडनी वाले एरिया से स्टार्ट होते हुए एब्डोमिनल, फिर पेल्विस और फिर लेग्स में जो है एक्सटेंड कर जाती है। तो आपने ज़हन में रखना है कि अगर किडनी स्टोन वो पेल्विस ऑफ किडनी से जो है यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर में एंटर होती है तो इसकी एंट्रेंस की वजह से जो है पेन जनरेट होता है, और वो पेन जो है किडनी वाले एरिया से स्टार्ट होके एब्डोमिनल, फिर पेल्विस यानी कमर वाले रीजन, फिर पाँव के पोर्शन में जो है ये एक्सटेंड हो जाता है ये पेन जो है। तो ये है पूरा किडनी स्टोन के बारे में। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ। किडनी स्टोन जो है एक हार्ड मटेरियल है जो किडनी के अंदर या किडनी के ट्यूब्स के अंदर फॉर्म होता है। किडनी स्टोन को अगर हम देखें इसकी डायमीटर जो है 2 to 3 मिलीमीटर के बराबर है। बाज़ किडनी स्टोन की सरफेस स्मूथ है, उनको हम कहते हैं स्मूथ किडनी स्टोन, और बाज़ किडनी स्टोन की सरफेस जो है रफ है, उनको हम कहते हैं स्टेगोन किडनी स्टोन। इसी तरह अगर हम देखें किडनी स्टोन जो है बाज़ उनमें से ऐसे है जो कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के मिक्सचर से मिलकर बना है, बाज़ जो है यूरिया और यूरिक एसिड से मिलकर बना होता है, और बाज़ जो है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। किडनी स्टोन जो है मोस्टली ये किडनी के पेल्विस वाले रीजन में पाया जाता है, लेकिन अगर ये पेल्विस वाले रीजन से निकलकर यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर में आ जाए तो उसके रिजल्ट में पेन जनरेट होगी, जो आहिस्ता आहिस्ता किडनी के रीजन से एब्डोमेन पे जो है पेल्विस और फिर लेग्स में एक्सटेंड कर जाते हैं। तो ये था किडनी स्टोन के बारे में। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ वो ये कि पुराने ज़माने में जो है किडनी स्टोन को हम सर्जरी के थ्रू रिमूव करते थे,
लेकिन आजकल जो है हम साउंड वेव्स या शॉक वेव्स को इस्तेमाल करके किडनी स्टोन को ब्रेक करके अपने बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। और वो टेक्निक जिसमें हम साउंड वेव या शॉक वेव को इस्तेमाल करके किडनी स्टोन को ब्रेक करते हैं और फिर बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, उस टेक्निक को हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी के अंदर जो है हम साउंड वेव्स या आप कह सकते हो कि शॉक वेव्स को इस्तेमाल करके हम किडनी स्टोन को क्या करते हैं, किडनी स्टोन को ब्रेक करते हैं और फिर वो जो है चूँकि उसे हम जब ब्रेक करेंगे तो वो छोटे छोटे पीसीस के अंदर कन्वर्ट होंगे और वो छोटे छोटे पीसीस जो है हमारे यूरिथ्रा में से यूरिन के साथ जो है क्या होंगे, बाहर रिमूव होंगे। तो ये था पूरा किडनी स्टोन के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर हम किसे कहते हैं? अगर किडनी के फंक्शनिंग में जो है अगर किडनी की फंक्शन जो है डिक्रीज़ होती है या किडनी की फंक्शन जो है नॉर्मल नहीं रहती, तो उस स्टेट को हम कहते हैं रीनल फेलियर। ठीक है, अगर किडनी के फंक्शनिंग में जो है रिडक्शन आता है, अगर किडनी जो है प्रॉपरली फंक्शन करना स्टॉप कर ले, तो उस कंडीशन को, उस स्टेट को हम कहते हैं रीनल फेलियर। द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज नॉन एज रीनल फेलियर। इम्प्रॉपर functioning of the kidney is known as renal failure। और रीनल फेलियर जो है मुख्तलिफ वजूहात है इसके। एक वजह इसका एज भी है, एज के साथ भी जो है रीनल फेलियर हो जाती है। लेकिन बाज़ जो रीनल फेलियर है इंसानों के अंदर, वो जो है मुख्तलिफ डिजीज़ की वजह से इंसान की बॉडी के अंदर पैदा होता है। तो आपने ज़हन में रखना है जो रीनल फेलियर है वो इम्प्रॉपर वो जो है एज की वजह से भी वो बन सकता है, या फिर ये डिफरेंट डिजीज़ की वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म हो सकती है, यानी पैदा हो सकता है रीनल फेलियर। अगर हम देखें, हमारे पास जो है दो तरह के रीनल फेलियर हैं। एक है एक्यूट रीनल फेलियर और एक है क्रॉनिक रीनल फेलियर। अगर रीनल फेलियर हल्का हो तो उसे हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। अगर वो जो है लंबे अरसे के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो अगर एक्यूट रीनल फेलियर है तो एक्यूट रीनल फेलियर को हम जो है डायलिसिस के थ्रू उसकी इलाज कर सकते हैं। इलाज तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह हम कह सकते हैं कि वो उसके थ्रू हम इंसान को हेल्प करते हैं कि वो रीनल फेलियर के बावजूद जो है सरवाइव कर सके, यानी वो ज़िंदगी बसर कर सके। तो आपने ज़हन में रखना है कि रीनल फेलियर से लड़ने के लिए एक टेक्निक हमने डेवलप की है, उस टेक्निक का नाम है डायलिसिस। ये था कि किस चीज़ के बारे में, रीनल फेलियर के बारे में, कि रीनल फेलियर क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है डायलिसिस। डायलिसिस हम किसे कहते हैं? वो आर्टिफिशियल प्रोसेस जिसके थ्रू हम ब्लड को जो है फ़िल्टर करते हैं, ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। द आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड या द आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज़ नॉन एज डायलिसिस। और डायलिसिस हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर किसी की किडनी जो है फेल हो चुका हो, मतलब हल्का फेल हो चुका हो या कम्प्लीटली फेल हो चुका हो, तो उस कंडीशन में हम डायलिसिस को इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ज़हन में रखना है कि डायलिसिस जो है हमारे पास दो तरह के हैं। एक को हम कहते हैं हेमोडायलिसिस, दूसरा हमारे पास है पेरिटोनियल डायलिसिस। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे किस चीज़ को? हेमोडायलिसिस को हम डिस्कस करते हैं। हेमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं कि हम एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं डायलिसिंग मशीन, और उस मशीन के थ्रू जो है हम ब्लड को फ़िल्टर करके उसे प्यूरिफाई करते हैं। तो हेमोडायलिसिस में
क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। हेमोडायलिसिस में जो है डायलिसिंग मशीन इस्तेमाल होता है, डायलिसिंग मशीन। इसमें जो है इंसान की आर्म्स की आर्टरी, इंसानों की आर्म्स की वेन जो है इस्तेमाल होता है, और डायलिसिंग फ्लूइड जो इस मशीन के ट्यूब्स के अंदर पाया जाता है। तो हेमोडायलिसिस के अंदर जो है ये 4 कंपोनेंट्स इस्तेमाल होती है। तो डिस्कस करते हैं कि हेमोडायलिसिस प्रोसेस होता किस तरह है। फर्स्ट कर ले, ये हमारे आर्म्स की आर्टरी है। तो हम क्या करते हैं, इस आर्म्स की आर्टरी में जो है एक कैथेटर पास करते हैं। ट्यूब लाइक नीडल को हम क्या कहते हैं, कैथेटर कहते हैं। तो ये हमारे आर्म्स की आर्टरी है। हम आर्म्स की आर्टरी में जो है कैथेटर पास करते हैं, फिर इसी कैथेटर को हमने जो है एक ट्यूब के साथ कनेक्ट किया है, और ये ट्यूब आगे जाकर डायलिसिंग मशीन के साथ कनेक्ट है। फिर इसी डायलिसिंग मशीन के साथ एक और ट्यूब कनेक्ट है जो आगे आकर हमारे आर्म्स की वेन के साथ कनेक्ट है। तो होता क्या है कि हम ब्लड को जो है आर्टरी में से पंप करके इस ट्यूब के अंदर भेजते हैं, और इस ट्यूब से होकर वो कहाँ चला जाता है, डायलिसिंग मशीन के अंदर चला जाता है। डायलिसिंग मशीन के अंदर ब्लड प्यूरिफाई होती है, और प्यूरिफिकेशन के बाद जो है, प्यूरिफिकेशन से मुराद कि हम ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को यानी नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव करते हैं। आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिर वही फिल्टर्ड शुदा ब्लड वो डायलिसिंग मशीन से निकलकर इस वाले ट्यूब में आ जाता है, और इस वाले ट्यूब से होकर वो दोबारा वेन में चला जाता है। तो इस तरह हम हेमोडायलिसिस के थ्रू ब्लड को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में हम क्या करते हैं कि इसमें हम हमारे एब्डोमेन की पेरिटोनियम को इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा कि हमारे जो एब्डोमेन है इसके 2 वॉल होते हैं, एक एक्सटर्नल वॉल है, एक इंटरनल वॉल है। एब्डोमेन की जो इंटरनल वॉल है या मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं पेरिटोनियम। चूँकि इसमें हम एब्डोमेन की इंटरनल वॉल यानी पेरिटोनियम को इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से इस डायलिसिस को हमने पेरिटोनियल डायलिसिस का नाम दिया है। तो इस डायलिसिस प्रोसेस के दौरान होता क्या है कि हम जो है एक ट्यूब पास करते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। हमारे एब्डोमेन के अंदर जो स्पेस मौजूद है उस स्पेस को हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और इस स्पेस के अराउंड जो है एक वॉल पाया जाता है, यानी इनर वॉल ऑफ एब्डोमेन पाया जाता है। उस इनर वॉल ऑफ एब्डोमेन को हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। और इस पेरिटोनियम के अंदर बहुत सारे जो है ब्लड वेसल्स पाया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है एक एब्डोमेन के अंदर एक छोटा सा स्लीट यानी सुराख बनाते हैं, और उस सुराख के थ्रू हम ट्यूब को पास करते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। फिर इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो है हम इस ट्यूब के ज़रिए डायलिसिंग फ्लूइड को इंटर करवाते हैं, और उस डायलिसिंग फ्लूइड को हम 3-4 घंटे के लिए एब्डोमिनल कैविटी में रखते हैं। होता क्या है, जब डायलिसिंग फ्लूइड हमारे एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है तो उस दौरान मैंने क्या बताया था आपको कि पेरिटोनियम के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। तो इस ब्लड वेसल्स के अंदर फिर ब्लड मौजूद है। जब पेरिटोनियम के ब्लड वेसल्स में ब्लड आ जाते हैं तो ये ब्लड चुनके वेस्ट मटेरियल से भरा हुआ होता है, जबकि डायलिसिंग फ्लूइड को अगर हम देखें तो इसमें वेस्ट मटेरियल बिल्कुल ही नहीं है। ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा और डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर वेस्ट मटेरियल बिल्कुल नहीं है। तो आपको पता है कि हमेशा मटेरियल वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन की जानिब मूव करते हैं। तो वेस्ट मटेरियल ब्लड वेसल की वेस्ट मटेरियल जो है ब्लड से यानी ब्लड वेसल से फिर निकल कर वो कहा जाता है डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर इंटर होते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में से सारे वेस्ट मटेरियल निकल कर इस डायलिसिंग फ्लूइड में आ जाते हैं, और इस तरह हमारे बॉडी के सारे ब्लड जो है फिल्टर होते हैं यानी प्यूरिफाई होते हैं, वेस्ट मटेरियल फ्री बन जाते हैं। और जब डायलिसिंग फ्लूइड जो है सारे
वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। जब डायलिसिंग फ्लूइड वेस्ट मटेरियल से बढ़ जाता है तो इस डायलिसिंग फ्लूइड को हम दोबारा इस ट्यूब के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो ये है पेरिटोनियल डायलिसिस। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ। हम सबसे पहले एब्डोमिनल में एक छोटा सा सुराख करते हैं, उस सुराख के थ्रू हम ट्यूब को पास करते हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। फिर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर डायलिसिंग फ्लूइड को जो है खाली कर देते हैं। और इसी तरह अगर हम देखें, इस डायलिसिंग फ्लूइड को हम 3-4 घंटे के लिए एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रख देते हैं। तो इस दौरान होता क्या है कि हमारे पेरिटोनियम के अंदर जो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ब्लड पाया जाता है और वो ब्लड जो है वेस्ट मटेरियल से भरा हुआ है। चूँकि ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा है जबकि डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर वेस्ट मटेरियल बिल्कुल नहीं है, तो हमें पता है कि मटेरियल हमेशा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जानिब मूव करते हैं। तो वेस्ट मटेरियल ब्लड से निकलकर वो डायलिसिंग फ्लूइड में आ जाता है और इस तरह हमारे ब्लड से जब वेस्ट मटेरियल निकलते जाए तो हमारे ब्लड फिल्टर हो जाएंगे, प्योरीफाई हो जाएंगे और आखिरकार जब हमारे सारे ब्लड प्योरीफाई हो जाए, फिल्टर हो जाए, तो ये डायलिसिंग फ्लूइड जो है वेस्ट मटेरियल से भर जाएगा। जब ये डायलिसिंग फ्लूइड वेस्ट मटेरियल से भर जाए तो इसको हम इसी ट्यूब के थ्रू जो है बाहर रिमूव करेंगे। तो ये है पेरिटोनियल डायलिसिस। आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि किडनी स्टोन क्या है, किस चीज़ से बनता है वो, फिर हमने पढ़ा लिथोट्रिप्सी के बारे में, फिर रीनल फेलियर और रीनल फेलियर के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डायलिसिस को भी डिस्कस की। एक और चीज़ मैं आपको भूल गया बताओ, वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। वो भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम रीनल फेलियर को जो है ट्रीट कर सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन हम किसे कहते हैं? जब हम किसी हेल्दी इंडिविजुअल के किडनी को एक पेशेंट के बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। द ट्रांसफरिंग ऑफ अ हेल्दी किडनी फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन टू अ पेशेंट इंडिविजुअल इज़ नोन एज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए शर्त ये है कि पेशेंट और डोनर ये दोनों जो है क्लोज रिलेटिव हो। क्यों क्लोज रिलेटिव हो? ताकि इनके बॉडी टिश्यू जो है मैच करे। अगर इनके बॉडी टिश्यू मैच ना करे तो होगा क्या कि जब हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद पेशेंट की बॉडी उस किडनी को जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब उस किडनी को एक्सेप्ट ना करे तो हमारे बॉडी खुद जो है उस किडनी के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और एंटीबॉडी जाकर उस ट्रांसप्लांटेड किडनी को जो है तबाह करेंगे। तो इस तरह किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो प्रोसीजर है वो फिर ज़ाया हो जाएंगे। तो आपने ज़हन में रखना है कि वो प्रोसेस जिसके दौरान हम एक हेल्दी इंडिविजुअल से किडनी उठाकर एक पेशेंट के बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए शर्त ये है कि डोनर और रेसिपिएंट दोनों जो है क्लोज रिलेटिव हो ताकि उनके बॉडी टिश्यू मैच कर सके और जो पेशेंट की बॉडी है वो किडनी रिजेक्शन शो ना करे, यानी उस ट्रांसप्लांटेड किडनी को रिजेक्ट ना करे, उसको एक्सेप्ट करे, उसको अपनी बॉडी का हिस्सा बना ले। तो ये था किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। और किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है एक परमानेंट सोल्यूशन है टू द रीनल फेलियर। और वो जो पेशेंट है और जो हेल्दी इंडिविजुअल है दोनों जो है एक एक किडनी के साथ जो है एक हेल्दी लाइफ गुजर सकते हैं। तो ये आज की टॉपिक जिसमें हमने इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।